नमस्कार, मी मनाली. न्यूज 18 लोकमतमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. सकाळचे 11 वाजलेत आणि आत्ताची ही सगळ्यात महत्त्वाची बातमी ती म्हणजे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांची शिवसेनेचे आमदार वैभव नाईक यांनी कणकवलीमध्ये भेट घेतली आहे. राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी महामार्गावर कणकवली वागदे येथे काल झालेल्या अपघात ठिकाणी पाहणी केली आणि या पाहणी दरम्यान अचानक वैभव नाईकांची एंट्री झाली आहे. वैभव नाईक यांनी दमदार एंट्री करत रवींद्र चव्हाण यांच्याशी थेट हस्तांदोलन केलं असून त्यांचं स्वागतही केलं. तर पाहणी दरम्यान शिवसेना आमदार वैभव नाईक यांच्या त्या अचानक येण्यानं मंत्री रवींद्र चव्हाण हे देखील थोडे अवाकच झाले. राजापूरचे शिवसेनेचे आमदार राजन साळवी यांच्यानंतर वैभव नाईक यांनी देखील रवींद्र चव्हाण यांची भेट घेतल्यानं राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगू लागली आहे. तर या संदर्भात आपण अधिक माहिती जाणून घेऊयात. आमचे प्रतिनिधी भरत केसरकर आपल्या सोबत आहेत. भरत, या भेटी दरम्यान आता अनेक हितगोष्टी झाल्या असतील, चर्चा सुद्धा सुरू झालेल्या आहेत. भेटीमुळे काय सविस्तर अपडेट्स? सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर रवींद्र चव्हाण काल होते आणि काल रवींद्र चव्हाण हे कणकवलीमध्ये दाखल झाल्यानंतर त्या ठिकाणी आमदार नितेश राणे असतील, माजी आमदार प्रमोद जठार असतील, जिल्हाध्यक्ष राजन तेली असतील, हे मुंबई गोवा महामार्गावरील कणकवली महामार्गाची पाहणी करत होते. यावेळी अचानक आमदार शिवसेनेचे कुडाळ मालवणचे आमदार वैभव नाईक त्या ठिकाणी डेरे दाखवले आणि वैभव नाईकांनी थेट उतरत रवींद्र चव्हाण यांना हस्तांदोलन केलं आणि यानंतर त्यांनी या महामार्गातील ज्या त्रुटी होत्या ह्या त्रुटी दाखवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र आमदार वैभव नाईक यांच्या या एंट्रीने सारेच अवाक झालेले होते. विशेषतः रवींद्र चव्हाण हे अवाक झालेले होते. रवींद्र चव्हाणांचा हा दौरा महामार्ग पाहणीचा जरी असला तरी त्यांचं स्वागत जे आहे हे स्वागत आमदार वैभव नाईक यांनी केलेलं आहे. त्यामुळे एक प्रकारे सगळेच काही वेळ टेन्स पाहायला मिळाले. धन्यवाद भरत या सविस्तर माहितीसाठी. आणि यानंतर आणखी एक महत्त्वाची बातमी ती म्हणजे केंद्रीय मंत्री अमित शहा हे मुंबई दौऱ्यावर येणार आहेत. 5 सप्टेंबर रोजी मुंबई दौऱ्यावर येणार असून शिंदे फडणवीसांच्या बाप्पाचं दर्शन घेणार असल्याची माहिती मिळते. त्याचबरोबर आशिष शेलार यांच्या गणपतीचं देखील ते दर्शन घेणार आहेत. त्यासोबत लालबागच्या राजाचं आणि सिद्धिविनायकाच्या दर्शनाला सुद्धा अमित शहा जाणार असल्याचं कळतंय. तर या गणपती दर्शनाच्या निमित्तानं मुंबई महापालिका निवडणुकांच्या प्रचाराची रणधुमाळी सुद्धा या निमित्तानं सुरू होणार असल्याची चर्चा होतीये. मुंबई दौऱ्यामधल्या अमित शहांच्या या भेटीकडे आता सगळ्यांचं लक्ष लागलेलं आहे. आणि यानंतर थेट आपण जाणार आहोत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मन की बात मध्ये. हमारे सैनिकों ने ऊंची ऊंची पहाड़ की चोटियों पर, देश की सीमाओं पर और बीच समंदर में तिरंगा फहराया. लोगों ने तिरंगा अभियान के लिए अलग अलग इनोवेटिव आइडियाज भी निकाले, जैसे युवा साथी कृष्णिल अनिल जी ने. अनिल जी एक पजल आर्टिस्ट हैं और उन्होंने रिकॉर्ड समय में खूबसूरत तिरंगा मोज़ेक आर्ट तैयार की है. कर्नाटका के कोलार में लोगों ने 630 फीट लंबा और 205 फीट चौड़ा तिरंगा पकड़कर अनूठा दृश्य प्रस्तुत किया. असम में सरकारी कर्मियों ने दिधाली पुखरी वार मेमोरियल में तिरंगा फहराने के लिए अपने हाथों से 20 फीट का तिरंगा बनाया. इसी तरह इंदौर में लोगों ने ह्यूमन चेन के जरिए भारत का नक्शा बनाया. चंडीगढ़ में युवाओं ने विशाल ह्यूमन तिरंगा बनाया. ये दोनों ही प्रयास ग्रीनिच रिकॉर्ड में भी दर्ज किए गए हैं. इस सब के बीच हिमाचल प्रदेश की गंगोट पंचायत से एक बड़ा प्रेरणादायी उदाहरण भी देखने को मिला. यहाँ पंचायत में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में प्रवासी मजदूरों के बच्चों को मुख्य अतिथि के रूप में शामिल किया गया. साथियों, अमृत महोत्सव के ये रंग केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी देखने को मिले. बोत्सवाना में वहां के रहने वाले स्थानीय सिंगर्स ने भारत की आजादी के 75 साल मनाने के लिए
देशभक्ति के 75 गीत गाए। इसमें और भी खास बात यह है कि 75 गीत हिंदी, पंजाबी, गुजराती, बांग्ला, असमिया, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और संस्कृत जैसी भाषाओं में गाए गए। इसी तरह नामीबिया ने भारत नामीबिया के सांस्कृतिक पारंपरिक संबंधों पर विशेष स्टैम्प जारी किया है। साथियों, मैं और एक खुशी की बात बताना चाहता हूं। अभी कुछ दिन पहले मुझे भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के कार्यक्रम में जाने का अवसर मिला। वहां उन्होंने स्वराज दूरदर्शन की सीरियल का स्क्रीनिंग रखा था। मुझे उसके प्रीमियर में जाने का मौका मिला। ये आजादी के आंदोलन में हिस्सा लेने वाले अनसुने नायक नायिकाओं के प्रयासों से देश की युवा पीढ़ी को परिचित कराने की एक बेहतरीन पहल है। दूरदर्शन पर हर रविवार रात 9 बजे इसका प्रसारण होता है और मुझे बताया गया कि 75 सप्ताह तक चलने वाला है। मेरा आग्रह है कि आप समय निकालकर इसे खुद भी देखें और अपने घर के बच्चों को भी जरूर दिखाएं। और स्कूल कॉलेज के लोग तो इसको रिकॉर्डिंग करके जब सोमवार को स्कूल कॉलेज खुलते हैं तो विशेष कार्यक्रम की रचना भी कर सकते हैं, ताकि आजादी के जंग के इन महानायकों के प्रति हमारे देश में एक नई जागरूकता पैदा होगी। आजादी का अमृत महोत्सव अगले साल यानी अगस्त 2023 तक चलेगा। देश के लिए, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जो लेखन, आयोजन आदि हम कर रहे थे, हमें उन्हें और आगे बढ़ाना है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे पूर्वजों का ज्ञान, हमारे पूर्वजों की दीर्घ दृष्टि और हमारे पूर्वजों का एकात्म चिंतन आज भी कितना महत्वपूर्ण है। जब उसकी गहराई में जाते हैं तो हम आश्चर्य से भर जाते हैं। हजारों साल पुराना हमारा ऋग्वेद में कहा गया है, ओमान मापो मानुषी अमृतम धाततोकाय तनयाय संयोहो यूयम हिष्ठा भीषजो मातृतमा विश्वस्य स्थातु जगतो जनित्री ही। अर्थात हे जल, आप मानवता के परम मित्र हैं, आप जीवनदायिनी हैं, आपसे ही अन्न उत्पन्न होता है और आपसे ही हमारी संतानों का हित होता है। आप हमें सुरक्षा प्रदान करने वाले हैं और सभी बुराइयों से दूर रखते हैं। आप सबसे उत्तम औषधि हैं और आप ही इस ब्रह्मांड के पालनहार हैं। सोचिए, हमारी संस्कृति में हजारों वर्ष पहले जल और जल संरक्षण का महत्व समझाया गया है। जब ये ज्ञान हम आज के संदर्भ में देखते हैं तो रोमांचित हो उठते हैं, लेकिन जब इसी ज्ञान को देश अपने सामर्थ्य के रूप में स्वीकारता है तो उनकी ताकत अनेक गुना बढ़ जाती है। आपको याद होगा, मन की बात में ही 4 महीने पहले मैंने अमृत सरोवर की बात की थी। उसके बाद अलग अलग जिलों में स्थानीय प्रशासन जुटा, स्वयंसेवी संस्थाएं जुटी और स्थानीय लोग जुटे। देखते ही देखते अमृत सरोवर का निर्माण एक जन आंदोलन बन गया है। जब देश के लिए कुछ करने की भावना हो, अपने कर्तव्यों का एहसास हो, आने वाली पीढ़ियों की चिंता हो, तो सामर्थ्य भी जुड़ता है और संकल्प नेक बन जाता है। मुझे तेलंगाना के वारंगल के एक शानदार प्रयास की जानकारी मिली है। यहाँ एक नई ग्राम पंचायत का गठन हुआ है जिसका नाम है मंगत्या वाल्या थांडा। यह गांव फॉरेस्ट एरिया के करीब है।
यहाँ के गांव के पास ही एक ऐसा स्थान था जहां मानसून के दौरान काफी पानी इकट्ठा हो जाता था। गांव वालों की पहल पर अब इस स्थान को अमृत सरोवर अभियान के तहत विकसित किया जा रहा है। इस बार मानसून के दौरान हुई बारिश में ये सरोवर पानी से लबालब भर गया है। मैं मध्य प्रदेश के मंडला में मोचा ग्राम पंचायत में बने अमृत सरोवर के बारे में भी आपको बताना चाहता हूं। ये अमृत सरोवर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के पास बना है और इससे इस इलाके की सुंदरता को और बढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में नवनिर्मित शहीद भगत सिंह अमृत सरोवर भी लोगों को काफी आकर्षित कर रहा है। यहाँ की निवारी ग्राम पंचायत में बना यह सरोवर 4 एकड़ में फैला हुआ है। सरोवर के किनारे हुआ वृक्षारोपण इसकी शोभा को बढ़ा रहा है। सरोवर के पास लगे 35 फीट ऊंचे तिरंगे को देखने के लिए भी दूर दूर से लोग आ रहे हैं। अमृत सरोवर का यह अभियान कर्नाटका में भी जोरों पर चल रहा है। यहाँ के बागलकोट जिले के बिलकेरूर गांव में लोगों ने बहुत सुंदर अमृत सरोवर बनाया है। दरअसल इस क्षेत्र में पहाड़ से निकले पानी की वजह से लोगों को बहुत मुश्किल होती थी। किसानों और उनकी फसलों को भी नुकसान पहुंचता था। अमृत सरोवर बनाने के लिए गांव के लोग सारा पानी चैनलाइज करके एक तरफ ले आए। इससे इलाके में बाढ़ की समस्या भी दूर हो गई। अमृत सरोवर अभियान हमारी आज की अनेक समस्याओं का समाधान तो करता ही है, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उतना ही आवश्यक है। इस अभियान के तहत कई जगहों पर पुराने जलाशयों का भी कायाकल्प किया जा रहा है। अमृत सरोवर का उपयोग पशुओं की प्यास बुझाने के साथ ही खेती किसानी के लिए भी हो रहा है। इन तालाबों की वजह से आसपास के क्षेत्रों का ग्राउंड वाटर टेबल बढ़ा है, वहीं इनके चारों ओर हरियाली भी बढ़ रही है। इतना ही नहीं, कई जगह लोग अमृत सरोवर में मछली पालन की तैयारियों में भी जुटे हैं। मेरा आप सभी से और खासकर मेरे युवा साथियों से आग्रह है कि आप अमृत सरोवर अभियान में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और जल संचय और जल संरक्षण के इन प्रयासों को पूरी से पूरी ताकत दें, उसको आगे बढ़ाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, असम के बोंगाई गांव में एक दिलचस्प परियोजना चलाई जा रही है, प्रोजेक्ट संपूर्णा। इस प्रोजेक्ट का मकसद है कुपोषण के खिलाफ लड़ाई, और इस लड़ाई का तरीका भी बहुत यूनिक है। इसके तहत किसी आंगनवाड़ी केंद्र के एक स्वस्थ बच्चे की मां एक कुपोषित बच्चे की मां से हर सप्ताह मिलती है और पोषण से संबंधित सारी जानकारियों पर चर्चा करती है। यानी एक मां दूसरी मां की मित्र बन उसकी मदद करती है, उसे सीख देती है। इस प्रोजेक्ट की मदद से इस क्षेत्र में एक साल में 90% से ज्यादा बच्चों में कुपोषण दूर हुआ है। आप कल्पना कर सकते हैं, क्या कुपोषण दूर करने में गीत, संगीत और भजन का भी इस्तेमाल हो सकता है? मध्य प्रदेश के दतिया जिले में मेरा बच्चा अभियान, इस मेरा बच्चा अभियान में इसका सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया। इसके तहत जिले में भजन कीर्तन आयोजित हुए, जिसमें पोषण गुरु कहलाने वाले शिक्षकों को बुलाया गया। एक मटका कार्यक्रम भी हुआ। इसमें महिलाएं आंगनवाड़ी के लिए मुट्ठी भर अनाज लेकर आती हैं और इसी अनाज से शनिवार को बाल भोज का आयोजन होता है। इससे आंगनवाड़ी केंद्रों में
बच्चों की उपस्थिति बढ़ने के साथ ही कुपोषण भी कम हुआ है। कुपोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक यूनिक अभियान झारखंड में भी चल रहा है। झारखंड के गिरिडीह में सांप सीढ़ी का एक गेम तैयार किया गया है। खेल खेल में बच्चे अच्छी और खराब आदतों के बारे में सीखते हैं। साथियों, कुपोषण से जुड़े इतने सारे अभिनव प्रयोगों के बारे में मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम सबको भी आने वाले महीने में इस अभियान से जुड़ना है। सितंबर का महीना त्योहारों के साथ साथ पोषण से जुड़े बड़े अभियान को भी समर्पित है। हम हर साल 1 से 30 सितंबर के बीच पोषण माह मनाते हैं। कुपोषण के खिलाफ पूरे देश में अनेक क्रिएटिव और डाइवर्स एफर्ट्स किए जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल और जन भागीदारी भी पोषण अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बना है। देश में लाखों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाइल डिवाइस देने से लेकर आंगनवाड़ी सेवाओं की पहुंच को मॉनिटर करने के लिए तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची मन की बात कार्यक्रम सुरू आहे, त्याचे अपडेट्स आपण पाहणार आहोत। एक छोटासा ब्रेक घेऊन लगेचच परततोय। पाहत राहा न्यूज 18 लोकमत। उत्तर मिळत असल्याने उदय सामंत संतापले। तसंच औद्योगिक विभागाचे कार्यालय विश्रामगृहात सुरू असल्यानेही उदय सामंतांनी नाराजी व्यक्त केली आहे। उजनी धरणातून हजारो क्युसेक पाणी पूर टाळण्यासाठी नदीत सोडलं जात आहे, मात्र उजनीच्या लहान उपकालव्यातून मागणी करूनही पाणी सोडलं जात नाहीये। ही बाब लक्षात येताच आमदार शहाजी बापू पाटील यांनी थेट उजनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना खडसावलंय। कुपोषणाचे मूळ कारण बालविवाह असल्याचं वक्तव्य माजी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी केलंय। मुलींमध्ये मातृत्वाची जबाबदारी स्वीकारण्याची क्षमता असल्याशिवाय विवाह करणं गैर असल्याचं त्यांनी म्हटलंय। आंबेगाव तालुक्यातील पिंपळगाव घोडे इथे एका कार्यक्रमात वळसे पाटील यांनी हे वक्तव्य केलंय। मागणी करूनही हेतू पुरस्कर खताचा पुरवठा कोरोमंडल कंपनीकडून केला जात नाही असा आरोप लाखांदूर तालुक्यातील दिघोरी इथल्या शेतकऱ्यांनी केलाय। त्यामुळे ऐन हंगामात शेतकरी अडचणीत आलेत। या संदर्भात कृषी केंद्र संचालकाने जिल्हा परिषदेच्या कृषी अधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार दिली आहे। त्यानंतर कृषी अधिकाऱ्यांनी संबंधित कंपनीच्या प्रतिनिधीला तंबी दिली आहे। सोलापुरातील बार्शीमध्ये शेतकऱ्यांनी पिंडदान करत तालुका प्रशासनाचा निषेध व्यक्त केलाय। चिकुर्डे ग्रामपंचायतीमध्ये भ्रष्टाचार झालाय। या भ्रष्टाचारासंदर्भात अनेक वेळा प्रशासनाला निवेदन देऊनही कारवाई न झाल्यानं शेतकऱ्यांनी हे अनोखं आंदोलन केलंय। रत्नागिरीतील दापोली शहरातील रस्ते खड्डेमय झाल्याची बातमी न्यूज 18 लोकमतने दाखवल्यानंतर प्रशासनाला जाग आली आहे। या बातमीची दखल घेऊन प्रशासनाकडून दापोली शहरातील खड्डे भरण्यात आले। प्रशासनाकडून खड्डे भरले जात असल्यानं वाहन चालकांना दिलासा मिळालाय। बीडमधील खामगाव पंढरपूर सांगोला महामार्गावर तडे गेलेत, त्यामुळे हा रस्ता प्रवाशांसाठी जीवघेणा ठरू लागलाय। पूल उंच सखल झाल्याने अपघातांच्या प्रमाणात वाढ झाली आहे। त्यामुळे रस्त्याच्या दुरावस्थेकडे लक्ष देण्याची मागणी वाहनधारकांनी केली आहे। पुणे मुंबई एक्सप्रेस वेवर अपघातात मृत्यूचा प्रश्न ऐरणीवर आलाय। त्यामुळे एक्सप्रेसवेवरील अपघातग्रस्तांना तातडीने उपचार व्हावा, त्यांचे प्राण वाचावे यासाठी लोणावळ्यातील वळवण कुसगाव टोल नाक्याजवळ ट्रॉमा केअर सेंटर उभारा अशी मागणी लोणावळाकरांनी केली आहे। गणेशोत्सव कालावधीत कोकणवासियांचा प्रवास सुखकर व्हावा यासाठी रायगड पोलीस सज्ज आहेत। खारपाडा ते पोलादपूर पर्यंत एकूण 10 ठिकाणी विशेष पोलीस मदत केंद्र स्थापन करण्यात आली आहेत। सोलापुरात अपंग निधीसाठी उपोषणाला बसलेल्या दिव्यांग मुलीचा उपोषणादरम्यान मृत्यू झालाय। वैष्णवी कुरुळे असं या उपोषणकर्त्या मुलीचं नाव आहे। ग्रामपंचायतीच्या निधीपैकी
आणि ब्रेकनंतर पुन्हा एकदा आपलं स्वागत. तर आता बातमी आहे, नाशिकच्या आर्टिलरी सेंटर या प्रतिबंधित क्षेत्रावर ड्रोननं घिरट्या घातल्यानं एकच खळबळ उडाली आहे. गुरुवारी रात्री 10च्या सुमारास जवळपास 800 फूट उंचावर काही मिनिटं हा ड्रोन उडालेला होता. तर हा ड्रोन पाडण्याच्या तयारीत असतानाच अचानक ड्रोन कॅमेरा गायब झाला. या प्रकरणी आर्टिलरी सेंटरमधील अधिकाऱ्याच्या तक्रारीनंतर उपनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. आजूबाजूच्या परिसरात काही कार्यक्रमानिमित्तानं ड्रोनचा वापर करण्यात आला असावा असा पोलिसांना संशय आहे. तर आपण पाहतोय बातमी नाशिकमधली आहे. पोलीस तपासामध्ये आता नेमकं काय घडलं हे सत्य समोर येईल. मात्र आर्टिलरी सेंटरवर ड्रोन उडवला असून त्याची दृश्य जी आहेत ती आता समोर आलेली आहेत आणि काही वेळानंतर कॅमेरा गायब झाल्याचं सुद्धा निदर्शनास आलेलं आहे. गुरुवारी रात्री ही घटना घडलेली आहे. आमचे प्रतिनिधी लक्ष्मण घाटोळ आपल्यासोबत आहेत. लक्ष्मण, पोलीस तपासामध्ये नेमकं काय समोर येतंय? नाशिकच्या आर्टिलरी सेंटर परिसरामध्ये ड्रोन आढळल्याची धक्कादायक घटना घडलेली आहे. आपल्या सगळ्यांना माहित आहे, श्रीवर्धनमध्ये गेल्या आठवड्यात AK-47 सारख्या गन आणि साहित्य जे आहे ते सापडलं होतं. त्यानंतर महाराष्ट्रातले अनेक ठिकाणं जे आहे ते त्या ठिकाणी हाय अलर्ट जारी करण्यात आले होता आणि नाशिकचा आर्टिलरी सेंटर देखील या संवेदनशील भागांमध्ये मोडला जातो. आणि याच परिसरामध्ये गुरुवारी रात्री 10 वाजेच्या सुमारास 800 फूट उंचावरती एक ड्रोन उडाल्याचं आढळून आलेलं आहे आणि या प्रकरणी नाशिकच्या पोलीस ठाण्यामध्ये गुन्हा देखील दाखल करण्यात आलेला आहे. खरं तर आर्टिलरी सेंटर परिसरामध्ये प्रतिबंधित क्षेत्र आहे. या ठिकाणी ड्रोन उडवण्यासाठी देखील परवानगी जी आहे ती नाहीये. मात्र अशा सगळ्या परिस्थितीमध्ये त्या ठिकाणी ड्रोन आढळलेला आहे. तो देखील CCTV आणि इतर त्यांच्या जे साधन आहे त्यामध्ये कैद झालेला आहे. मात्र हा ड्रोन नंतर कुठे गायब झाला हे मात्र कळू शकले नाही. त्यामुळे आता उपनगर पोलीस ठाण्यात या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला असून उपनगर पोलीस या सगळ्या प्रकरणाचा शोध घेत आहे. धन्यवाद लक्ष्मण या सविस्तर माहितीसाठी. आणि यानंतर आणखी एक बीडहून ब्रेकिंग बातमी आहे. तर बातमी आहे, बीडच्या परळी औष्णिक विद्युत केंद्राजवळ स्फोट घडवण्याच्या तयारीत असलेल्या तिघांना पोलिसांनी पकडलं आहे. 103 जिलेटिनच्या कांड्या, त्याचबरोबर 150 तोटे बॅटरी यासह स्फोटासाठी लागणारं इतर साहित्य देखील जप्त करण्यात आलंय. राखेच्या उपशासाठी जिलेटिनद्वारे स्फोट घडवण्याच्या तयारीत असलेल्या तिघांना परळी पोलिसांनी ताब्यात घेतलंय आणि त्यामुळे औष्णिक वीज निर्मिती केंद्रालाच धोका निर्माण झालाय. अतिसंवेदनशील असलेल्या परळी औष्णिक वीज निर्मिती केंद्राच्या परिसरात राख माफियांकडून राखेचा उपसा केला जातोय आणि अशाच तयारीत असलेल्या तिघांना पोलिसांनी पकडलं आहे. तर धूम स्टाईल बाईक चालवत बाईकवर स्टंटबाजीचा एक नवा व्हिडिओ नाशिकच्या त्र्यंबक रोडवर पाहायला मिळालाय. त्र्यंबक रोडवर PTC जवळ एका वाहन चालकानं पुढे जाणाऱ्या मोटरसायकल चालकाच्या स्टंटबाजीचा व्हिडिओ शूट केलाय. तर या व्हिडिओमध्ये हा स्टंटबाज महाभाग थेट बाईकवर आडवा झोपून बाईक चालवताना दिसतोय आणि गंभीर बाब म्हणजे हा अल्पवयीन मुलगा असल्याची माहिती समोर आली आहे. अशा प्रकारच्या स्टंटबाजीमुळे अनेक वेळा अपघातांना निमंत्रण मिळतं आणि हे स्टंटबाज स्वतःबरोबर इतरांचे जीवही धोक्यात घालत असतात. तर या स्टंटबाजांवर पोलिसांनी तातडीनं कारवाई करावी अशी मागणी आता होतीये. पुढे पुढे माणूस आहे बरं कसं. तर पेट्रोल पंपावर पेट्रोल भरण्यासाठी आलेल्या बुलेटनं पेट घेतल्याची घटना येवल्यातल्या पेट्रोल पंपावर घडली आहे. पेट्रोल भरल्यानंतर बुलेट सुरू करताना तिनं पेट घेतला आणि अचानक घडलेल्या या घटनेमुळे एकच खळबळ उडाली. पंपावरील कर्मचाऱ्यांनी प्रसंगावधान राखून तातडीनं आगीवर नियंत्रण मिळवलं आणि त्यामुळे मोठा अनर्थ टळलाय. तर आगीमध्ये बुलेट मात्र पूर्णपणे जळालेली आहे आणि हा संपूर्ण थरार CCTVत कैद झालाय. आणि या सगळ्या बातम्यांसह बुलेटिनमध्ये आता वेळ झाली आज इथेच थांबण्याची. ताज्या घडामोडींसाठी पाहत राहा News18 लोकमत. त्याचबरोबर आमचं Facebook, YouTube आणि Twitterला फॉलो आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.